हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज चैप्टर 3 का थ्योरी पार्ट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको पार्ट नंबर 1 पढ़ाया गया था। कहने मतलब यह है कल ही चैप्टर की शुरुआत हुई है। तो आइए आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। 2-3 घंटे पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये बिंदु B है और ये बिंदु A है। यहाँ से यहाँ पर आवेश अगर हम लेके जाते हैं तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य कितना है और इस आवेश का इस समय पर वेग कितना होगा, उसके लिए हमने जो है व्यंजक यहाँ पर निकालना है। चलिए देखो, हमने कल आपको बताया था दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है, जैसे यही बिंदु है VA माइनस VB, क्या हो जाएगा W/Q। किसे हम लेके जाते हैं? Q0 को। कल Q0 को लेके गए थे तो यहाँ Q0 लिखे थे। अच्छा, कार्य की बात करें, कार्य के लिए हमारे पास W हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करा दो तो Q0 VA माइनस में VB। ओके। अच्छा, हमने एक चीज और बताई थी, VA माइनस VB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास W बराबर Q इंटू डेल्टा V। यही कार्य का व्यंजक है। अगर हम इसके वेग की बात करें तो वेग के लिए ये जो कण होता है, मतलब कि ये आवेशित कण होता है, ये इस वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। जब ये गति करने के लिए स्वतंत्र होता है तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो गतिज ऊर्जा होगी वो इस कार्य के ही कारण होगी। तो यही कार्य वेग के लिए कण की गतिज ऊर्जा के किए गए कार्य यानी कि W के बराबर होगी कहने का मतलब ये है, देखिए यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मिटाने वाला पता नहीं। कहने का मतलब ये है हमारे पास, अर्थात K का मान क्या हो जाएगा? W के बराबर। लेकिन आप ध्यान से देखिए, K का मान क्या होता है? हाफ mv² और W का मान हमारे पास क्या है? Q इंटू में डेल्टा V। दोनों मान रख लो, यहाँ हो जाएगा हाफ mv² सामने Q इंटू डेल्टा V। हमें निकालना है वेग के लिए व्यंजक। तो अगर वेग की बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा v², इसकी गुणा इससे करा दो 2Q डेल्टा V और बटे में ये आ जाएगा n। यहाँ से अगर हम V का मान निकालेंगे तो √2K डेल्टा V और बटे में n। ये हमारे पास वेग का व्यंजक हो जाएगा और कार्य का व्यंजक हमने अभी ये निकाला। आइए इसी क्रम में हम ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। देखता बहुत धीरे है, इससे हम क्या करेंगे, अगली घड़ी
हेडिंग लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु O है, इसी पर हमने क्या रख दिया, कोई +q आवेश Q रख दिया। अब इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, R त्रिज्या का, किस त्रिज्या का, R त्रिज्या का एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा यहाँ, और इसके इसी पृष्ठ पर हम क्या मानेंगे, कोई बिंदु A मानेंगे। अब इस आवेश से अनंत दूरी पर कोई Q नॉट आवेश रखा है, जैसे हम धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। अगर हम A और B के बीच में कोई बिंदु माने, मान लिया ये अनंत पर ना होकर कहां पर है, यहां पर, यहां पर हम मानते हैं, वास्तव में है कहां पर, यहां पर, और B तक की दूरी, यहां से O से B तक की दूरी क्या है, x है। मान लिया हमने B से A तक इसे कितना विस्थापन दे पाए, केवल dx विस्थापन दे पाए इसे। तब अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, उसके बाद विभव निकाल देंगे। तो हमारे पास चित्र हो जाएगा। हमें कहाँ लेके आना है इस आवेश को, r दूरी तक, बिल्कुल क्षेत्र तक लाना है। क्या लिखेंगे, माना बिंदु O पर +q के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसकी त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या r है। यदि धन परीक्षण आवेश अनंत पर हो, तब Q नॉट को, ये जो Q नॉट है, R दूरी तक लाया जाता है। इतनी बात हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर बिंदु B पर ये Q नॉट आवेश होता तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, उसमें क्या हो जाएगा, Q और Q नॉट के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल होता है वो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 और बटे में क्या है, x²। तो समझिए, इतना लिखने के बाद यदि Q नॉट अनंत पर ना होगा, B पर हो, तब Q व Q नॉट के मध्य लगने वाला कौन सा बल, यहां पर हम लिख देते हैं, ये हेडिंग उतार लेना, लगने वाला, इसके बाद की कहानी है, क्या हो जाएगा, कूलाम बल। कूलाम बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q, और Q2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q नॉट,
बटे में क्यू और क्यू नॉट की दूरी जो कितनी है वो है x। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं क्योंकि कूलम्ब बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास x है, इसलिए हमने x स्क्वायर ले लिया। लेकिन एक चीज और है, यहां पर ध्यान से हम क्या माने, परंतु ये बताइए ये भी धनावेश है, ये भी धन परीक्षण आवेश है, तो जब प्लस के सामने प्लस आता है तो ये एक दूसरे को अपने से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो है इसे आप पकड़ के इधर की ही ओर ला रहे हैं, ये जबकि धक्का देता है और ये क्या कर रहा है, ये से हम इधर की ओर ला रहे हैं। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं, विपरीत लाने में जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। अगर हम इससे उधर को ही ले जाते हैं तो जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। ठीक, तो समझिए, परंतु Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु A तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एक ये तो लिख चुके, वैद्युत क्षेत्र लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु A तक dx विस्थापन, एक मिनट, dx विस्थापन करने में किया गया आंशिक कार्य, किया गया क्या हो जाएगा, आंशिक कार्य। चलिए, ये चित्र याद रखना, यहां से ये चित्र आप लोगों को पहले ही बनाना था, ठीक है, पहले बना दिया। अब किया गया कार्य क्या होगा, अगर dx विस्थापन है तो किया गया कार्य क्या होगा, dw। अगर x विस्थापन होता तो किया गया कार्य क्या होता, w। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर dx विस्थापन किया है तो कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, dw। तो dw क्या हो जाएगा, बल के विरुद्ध यानी कि माइनस का, ये माइनस का ही तो होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र के साथ चलते तो प्लस का आता, और फिर क्या आएगा, विस्थापन। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से dw बराबर बल हमारे पास क्या होता है F, और विस्थापन हमारे पास क्या है, dx। चलिए मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में x स्क्वायर गुणा में विस्थापन कितना हमारे पास dx, और ये माइनस जो है लगा है, क्यों, वैद्युत क्षेत्र चाह रहा है तो उधर जाओ, लेकिन हम Q नॉट को किधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, तो माइनस में कार्य होगा। चलिए, लेकिन हमें तो संपूर्ण कार्य निकालना है, संपूर्ण कार्य अनंत से r दूरी तक निकालना है। अनंत से r दूरी तक जो कार्य हम निकालेंगे तो वो संपूर्ण कार्य w होगा। इतना विस्थापन किया है, इतने विस्थापन में हमने जो कार्य निकाला है वो क्या निकला है, dw। हमें निकालना है यहां से यहां तक। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में, संपूर्ण कार्य आप देखना क्या है। यदि Q को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य W
तब क्या हो जाएगा, W बराबर हम dW का क्या कर देंगे, समाकलन अनंत से R दूरी तक। तो हम ये बता रहे हैं, ठीक, अनंत से R दूरी तक। अब देखिए dW का यहां मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और यहां पर ये मान रखे दे रहे हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। जो चीज जिसका समाकलन नहीं होना है उसके साथ d नहीं लगा है, और जिसके साथ d लगा है तो x वाले पड़ोसी जितने हैं उसे अंदर रखेंगे और बाकी जो अदर साइड के हैं उन्हें बाहर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर से हम q इंटू क्यू नॉट और बटे में 4πε0 और ये माइनस बाहर कर दिया हमने, हमारे पास जो बचेगा अनंत से r 1/x² इंटू में dx। चलिए हम इसका समाकलन अलग से करेंगे, 1/x² इंटू dx है, इसे हम x पावर -2 इंटू dx रखेंगे। इसका जो समाकलन हो जाएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, x पावर n इंटू dx बराबर होता है x पावर n+1 और बटे में n+1, ये आप फार्मूला उतार लें। तो अगर हम यहां से देखेंगे, ये माइनस का q इंटू क्यू नॉट और बटे में 4πε0 रख लें, यहाँ अनंत से r रख दें, तो x पावर -2 इंटू x कर दें, कोई दिक्कत। यहां से हम अगर w का मान देखेंगे तो q इंटू क्यू नॉट और बटे में 4πε0, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को देख के, इस फार्मूले में आप देखना x पावर -2, ये x पावर -2 हो जाएगा, प्लस का 1 और -2 प्लस का 1, क्योंकि n के स्थान पर क्या है हमारे पास -2। इसे अगर हम हल करेंगे तो x पावर 1 में से 2 गया -1 और बटे में -1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, x पावर -1 और बटे में -1 अनंत से r, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये वाला माइनस ये वाला मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और q इंटू क्यू नॉट बटे में 4πε0, ये इनवर्स में है, अगर इसे हम बटे में लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब हम जब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर पद होता है उसमें x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर x की जगह पर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देते हैं। अब आपको ये पता होगा 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बटे में 4πε0 1/r, ये तो 0 हो गया। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए पढ़ते रहिए, ना समझ में आए आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि सर आपकी ये कमी है, ये कमी पूरी मतलब दूर कीजिए, तब हम आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसे ऐसे लिख लें 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बटे में R, इसे उस तरफ लेगा, इसे हम उस तरफ लेगा, इसे इस तरफ ले, बात देखिए। लेकिन हमने हेडिंग में बताया था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, हम तो कार्य निकाल बैठे, परंतु वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर W/Q0, पहले की हेडिंग बताई थी हमने कल इसमें। W का मान रख दो, W का मान क्या है 1/4πε0
क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में आर, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। ये हमारे पास जो है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का असली व्यंजक है, असली व्यंजक। अगर वही बिंदु आवेश जो है माध्यम में होता तो माध्यम के लिए हम क्या करते हैं, Vm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ k लगा देते हैं और Q बटा R, ये फार्मूला हो जाता है। जहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आता है, ये होता है एप्सिलॉन इंटू k के बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, अगर एप्सिलॉन अच्छा नहीं लग रहा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू k लिख सकते हैं माध्यम के लिए। यदि ये क्यू निर्वात में या वायु में स्थित है तब तो सही है, अगर यही आवेश इसके चारों ओर माध्यम होता, कोई चांदी हो गई या सोना हो गया, लोहा हो गया, कोई भी माध्यम होगा, तब उसके लिए ये चीज है, माध्यम का मान मतलब परावर्तकता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमने तीव्रता निकाली थी, और तीव्रता में हमारे पास क्या आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर, लेकिन विभव हमारे पास क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। इसमें ये याद रखना, इसमें R स्क्वायर है, इसमें केवल R है, और ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये चीज याद रखना। अच्छा, एक चीज हमने आपको और बताई थी, आप लोग याद रखना, सदिश राशि में दिशा होती है, E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तब तो इनके बीच में जो परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 माइनस E2 आएगी, ये याद रखना। 180 उसका कोण बनाता है। अगर E1 और E2 एक ही दिशा में होते हैं तब जो परिणामी तीव्रता आती वो E1 प्लस E2 आती, ये याद रखना। अगर E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत होते तो इसकी जो परिणामी तीव्रता आती वो E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर आती। ये चीजें आप याद रखना। एक कौन से फार्मूले से आया था, ये फार्मूला था, एक बार हमने आपको मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, हमने तो फिलहाल यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है। cos थीटा r स्क्वायर, एक ही जगह पर क्या है, E1 स्क्वायर, इसकी जगह पर है E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 और फिर cos। अब cos के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ अगर 180 है तो 180 लगा दो, यही वाला हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर और cos 180 का मान होता है -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा, E1 E2 और ये अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये परिणामी तीव्रता का मान आ गया। ये इससे आता है, यार हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ये सदिश राशियों के लिए होता है, लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव। एक चीज हम आपको और बता दें, याद हो आपको, हमने पहले चैप्टर में बताया था, सदिश राशियों में अगर प्लस क्यू होता तब भी हम प्लस क्यू लेते और माइनस क्यू होता तब भी हम प्लस क्यू लेते। लेकिन ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, इसमें अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ही लेना है और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही लेना है। और इसमें चाहे कुछ भी हो, इसमें फिलहाल तो दिशा होती नहीं, किसी एक ही बिंदु पर होती है, तो परिणामी जो विभव होता है V1 प्लस V2 के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, माइनस नहीं लगेगा, रूट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशियों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, बात खत्म। हमें सदिशों में जो है कुछ ना कुछ तिकड़म करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए
जैसे हमने बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अक्षीय निरक्षीय स्थिति में निकाला था, वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखना। तो अगली चीज देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हम आपको पहले चैप्टर में बता चुके हैं, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं, अब हम आज निकालेंगे वैद्युत विभव। तो इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्न दो स्थितियों में तीव्रता तो ज्ञात हो गया, विभव ज्ञात किया जा सकता है। एक होता है अक्षीय स्थिति में और जो दूसरा होता है वो निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर होते हैं तो ऐसे समायोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमारे पास मान लिया कोई द्विध्रुव है, इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है, इसकी अक्षीय स्थिति ये होगी और निरक्षीय स्थिति ये होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति। एक और था आपके सिलेबस में लेकिन नहीं है अभी, किसी भी बिंदु पर कहने मतलब ये है ना तो अक्षीय स्थिति ना निरक्षीय स्थिति, यहाँ चलेंगे या इससे यहाँ चलेगा या इससे यहाँ चलेगा या यहाँ चलेगा, कहीं भी चलेगा, किसी भी बिंदु पर निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको जो है इस बार अब नहीं पढ़नी। अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे तो हम ये भी करवा देंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करते ही नहीं है। तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक द्विध्रुव हमने बना लिया, एक तरफ हमने माइनस क्यू रख दिया, एक तरफ प्लस क्यू रख दिया। यहाँ पर हमने बिंदु O मान लिया, ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया। O की A से दूरी L मान ली और O की B से दूरी L मान ली। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया, जहाँ पर हमें परिणामी विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू के कारण इस पर हमने माना B1 और माइनस क्यू के कारण इस पर हमने माना B2 माना। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है, R। अगर ये R है तो B की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस है। भैया R में से ये घटा देंगे तभी तो R माइनस I बचेगी ना। ये इतनी ये है, इतनी ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस I ये हो जाएगी। ये हमारे पास चित्र बन गया फाइनल। ठीक है, अच्छा इसका माना क्या लिखोगे, माना एक द्विध्रुव निर्वात में स्थित है। निर्वात पहले से ही मान लो, जैसे k का मान नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, निर्वात में स्थित है जिसके जो माइनस क्यू, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है
जिस पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तब के बाद हम जो है इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। तब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, प्लस क्यू के कारण हम B1 मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिख दिया। अच्छा, प्लस क्यू है कहां पर, B पर। B से B की दूरी है कितनी, R माइनस L, तो ये हम लिख देंगे केवल R माइनस L समीकरण 1। R माइनस L क्यों लिखा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो दूरी है वो हम R माइनस L पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कहाँ देखेंगे हम, माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण हम क्या मानेंगे, B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, माइनस का प्लस हम वैद्युत विभव में नहीं लिखते हैं, हम किस में लिखते हैं, तीव्रता में लिखते हैं, क्योंकि वो कैसी राशि है, वो सदिश राशि है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। इसलिए कोई बीच में नहीं बोलते। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस L है, लेकिन अब की माइनस क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, R प्लस L समीकरण 2। इतना उतारिए आप। इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होता है, P1 प्लस P2। अदिश राशि है, सीधे सीधे जोड़ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू कहाँ पर है, ये है, ये चुरा के यहाँ रख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस L प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q और बटे में R प्लस L। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, ऊपर से Q भी कॉमन है, लेकिन अभी रुको, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का Q बटा R प्लस L। ऊपर देखिए Q भी कॉमन है, तो ये Q भी हम यहाँ पर कॉमन निकाले ले रहे हैं, यहाँ 1 और 1 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल नहीं छूएंगे, इसे छूना ही नहीं। इसकी गुणा करा दो, R माइनस L की गुणा किससे करा दोगे, R प्लस L की, और इसकी जो है X मल्टीप्लाई करा दो, R प्लस L और R माइनस L, ये ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक। अच्छा ये बताओ, कैसे बताओगे, हम तो उस तरफ बैठे, चलिए हमें बताते हैं। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे R प्लस L और माइनस का R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का L हो जाएगा, और बटे में A प्लस B और A माइनस B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा, A प्लस B और A माइनस B क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा। ऐसे ये A प्लस B मानो, इसे A माइनस B मानो, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अच्छा, R से R कट गए, तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा।
यहाँ पर ये Q यहाँ लिख दो, L और L 2L लिख दो, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। फिर से वही बात, चूंकि P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे Q इंटू 2L। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जल्दी, वीडियो जो है बहुत बड़ी हो रही है। निरक्ष की स्थिति हम कल करा देंगे इसकी, ठीक है। तो यदि R का मान बड़ा है किससे, L से, तब R स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, L स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानकर, नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देने पर, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा L स्क्वायर को जब हम छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या है, व्यंजक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, कल इसकी निरक्षीय स्थिति बताएंगे और बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।